हेलो एंड वेलकम अगेन। स्वागत है फिर से मेरी क्लास में। मैं अक्षय अग्रवाल बराबर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और भी जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन फेस करने हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस बेस्ड टेस्ट पेपर्स मैंने कराए हैं। 2 सेट पूरा कराने के बाद तीसरे सेट का 3 पार्ट मैंने आपको डिलीवर किया है 25-25 क्वेश्चन के रूप में। आज आपके सामने उसी सेट नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट, जिसमें हम 25 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। और इसमें बड़े वैल्यूबल्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बिल्कुल एग्जाम में मदद करने वाले हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए यहां एक क्वेश्चन है, एक्स और वाई 4:3 के रेशियो में पार्टनर है। नया पार्टनर आ रहा है जेड, जो 1/5 के लिए आ रहा है। और इसके आने के बाद जो पुराने पार्टनर हैं उनका रेशियो हो जाएगा 2:1। अब वो 4:3 में नहीं बांटेंगे प्रॉफिट को। आपको बताना है कि पुराने पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। देखिए मान लिया कि टोटल प्रॉफिट है 1 और जेड आ रहा है 1/5 के लिए, उसमें से 1/5 माइनस कर लिया, बचा 4/5 रिमेनिंग। ये 4/5 एक्स और वाई अपने नए रेशियो में बांट लेंगे। तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या होगा। न्यू रेशियो एक्स का होगा 4/5 को वो 2/3 में बांटेगा। वाई जो है वो 4/5 को 1/3 में बांटेगा। तो ये हो गया 8/15, 4/15 और जेड का हिस्सा 1/5 है। यहां पर नीचे डिनोमिनेटर 15 है, हमें इसको भी 15 करना पड़ेगा। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3/15, यानी एक्स वाई जेड का जो नया रेशियो है 8:4:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए हमें सैक्रिफाइसिंग निकालना है। एक्स का पुराना रेशियो है 4:3, 4/7 और नया रेशियो है 8/15। वाई का पुराना रेशियो है 3/7 और नया रेशियो है 4/15। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम आएगा 105, ये 15 चौके 60 और यहां पर आएगा 56, यानी आ गया 4/105। और वाई का ये 45 माइनस 28, ये आ गया 17/105। ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। नया रेशियो पूछेगा तो 8:4:3 होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो 4/17। 4:17, 4/105 और 17/105 को रेशियो में आप बदलेंगे तो 4 सही 17, मतलब 4:17 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के फॉर्मूले से निकलता है। तो 4:17। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन का एक लॉ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच का प्रोपोर्शन चेंज होता है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर नहीं बदला जाता, नहीं बदला जा सकता, वेरिएबल फैक्टर बदलते रहते हैं, तो इनके बीच का रेशियो या प्रोपोर्शन बदलता है। इसीलिए शॉर्ट रन में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसकी 3 स्टेज होती हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और निगेटिव। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और निगेटिव रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न लॉन्ग रन में होता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन में जो लॉ होता है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और निगेटिव प्रोडक्ट होता है।
तो इसके 3 स्टेजेस में से कांस्टेंट रिटर्न नहीं है, ये लॉन्ग रन में होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में होता है। शॉर्ट रन में वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और निगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ये 3 स्टेजेस होती हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी लागत लगातार गिरती है? अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएं तो इसमें से कौन सी लागत लगातार गिरती जाती है? देखिए, ये है पहले भी बताया हुआ, ये होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट होती है यूनिट्स में। और क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम होती है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार गिरती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये यू शेप होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होती है, और जो टोटल कॉस्ट होती है वो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है, जो कि इन्वर्टेड एस शेप बोला जाता है टोटल कॉस्ट को। तो ये तीनों ही इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जो लगातार आउटपुट बढ़ने के साथ साथ गिरती जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेदन किसमें होता है? देखिए, मोनोपोली में आप सिंगल सेलर हैं, उसमें आपका किसी से कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। ओलिगोपोली में, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, ओलिगोपोली जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं, बड़े सेलर होते हैं। जैसे हिंदुस्तान में आप मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को ओलिगोपोली की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें 4 बड़े नाम ही अब शामिल हैं। जियो है, और आइडिया वोडाफोन है, एयरटेल है, बीएसएनएल है। और मोनोसोनी मतलब होता है, मोनोसोनी मींस सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट, एक बायर और बहुत सारे सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका आंसर है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बायर्स भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हर सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से काफी करीब होते हुए भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उनको करना पड़ता है। उनको अपने प्रोडक्ट को दूसरे से भेद करके दिखाना होता है कि हमारे प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट से क्या अंतर है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके और अपना मनचाहा दाम वसूल सके। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको शॉर्ट में बीओपी बोलते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है? करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल। देखिए, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये दोनों करेंट अकाउंट में आते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी करेंट अकाउंट में आते हैं। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, गिफ्ट देना, ग्रांट्स देना या प्राप्त करना, ये भी करेंट अकाउंट का हिस्सा है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। जब आपके देश की कंपनियां, गवर्नमेंट दूसरे देश में निवेश करती हैं फिक्स एसेट्स में, और दूसरे देश के लोग, कंपनियां, गवर्नमेंट आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस आता है। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के इनफ्लो को ऐड करते हैं, और
करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के आउटफ्लो को इस टोटल में से माइनस कर देते हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। यूनिलेटरल, करेंट और कैपिटल अकाउंट ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक टर्म होता है बीओटी, जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। गुड्स मतलब टेंजिबल चीजें, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, इसमें सर्विसेज भी नहीं आती। एक बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड होता है जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है। इसके बारे में अलग से मैंने पूरा एक लेक्चर तैयार किया है, वो आपको जल्दी मिलेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स focus on the economic fairness or what the economy should be or ought to be। क्या होना है ये अपेक्षित है। एक होता है इकोनॉमिक्स में क्या है, जैसे भारत की जनसंख्या दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो जैसा है वैसा ही पढ़ना। इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो ये कहता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या दुनिया में इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जहां कोई सलाह है, जहां कोई सजेशन है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की परिभाषा में आता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो जैसा है उसको वैसा पढ़ना। भारत में इनकम की इनइक्वलिटी है, आय असमानता है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आय असमानता समाप्त होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सलाह छुपी हुई है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। The condition where demand increases and supply remains unchanged। अगर किसी वस्तु की, सर्विसेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, तो उसके इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। जल्दी से एक ग्राफ बना लेते हैं। इधर आउटपुट है, ये एक साधारण सा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये सप्लाई कर्व है। जिस जगह पर दोनों मिलते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड करता है। अब बता रहा है कि सप्लाई कांस्टेंट है, रुकी हुई है, लेकिन डिमांड इंक्रीज कर रही है। यानी इंक्रीज का मतलब है कि वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रही है बिना सप्लाई के चेंज हुए। देखिए अब इस जगह पर ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम है। अब ये देखिए, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हमारा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज। और अगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में पूछा होता तो उसमें भी यही लिखते, इंक्रीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनकम टैक्स के मुताबिक इसमें से कौन कृषि आय नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। देखिए एग्रीकल्चरल लैंड से मिला हुआ किराया होता है, बीज की बिक्री से मिला हुआ पैसा भी एग्रीकल्चरल इनकम है, फ्लावर्स क्रीपर्स बेचकर आया हुआ पैसा भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में आता है। स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्रीज, अपने से जो पेड़ पौधे उग आए हैं, स्पॉन्टेनियस, जैसे फॉरेस्ट में, अगर हम उनको बेच रहे हैं, वो इनकम टैक्स की परिभाषा में एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल नहीं होता। तो इसका उत्तर है सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसी इनकम है जैसे हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी, क्विज जैसे केबीसी वगैरह गेम है, उस पर भारत में इनकम टैक्स का क्या प्रावधान है।
क्या उस पर छूट है पूरी तरह से? क्या उसको अलग अलग केस के मुताबिक टैक्स लगाया जाएगा? नहीं। क्या 40% का फ्लैट रेट है? नहीं। जो हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स है 30% प्लस उसके ऊपर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है फ्लैट रेट ऑफ 30। बी वाला जो है आंसर ये सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 हेड्स में से एक है इनकम टैक्स में। हाउस प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, वो किस आधार पर लगता है? पहली चीज तो ये समझना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जरूरी ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दिया है तभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें एक होता है एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव, फेयर वैल्यू। पहले आप समझिए इसका आंसर तो है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है? सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होता है, जिसमें हम देखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू में से जो अधिक है। म्युनिसिपल वैल्यू वो होती है जो उस एरिया की नगर निगम या म्युनिसिपैलिटी ने डिसाइड किया है कि उनके मुताबिक ये किराया है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में आपकी प्रॉपर्टी जैसी और प्रॉपर्टीज जो है उनका क्या किराया है। इन दोनों में जो अधिक होता है उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। कुछ एरिया में एक स्टैंडर्ड रेंट भी फिक्स होता है म्युनिसिपल एक्ट से। तो आपको ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो अधिक है वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने निकाल लिया एक्सपेक्टेड रेंट। अब आपको देखना है जो ARR है, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव। अगर आपने किराए पर दिया है, जो एक्चुअल रेंट है अगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से अधिक है तो जो आपकी एनुअल वैल्यू होगी वो एक्चुअल रेंट के बराबर हो जाएगी। अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से और मकान खाली रहने, वैकेंट रहने के चलते ऐसा हुआ है, तो भी आपकी जो एनुअल वैल्यू है वो एक्चुअल रेंट के बराबर होगी। और अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है लेकिन मकान खाली नहीं रहा है, इस केस में आपकी एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर होगी। लेकिन जो भी टैक्स लगेगा वो एनुअल वैल्यू के हिसाब से लगेगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के आधार पर नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? देखिए यहां पर एक प्रश्न है। 1872 में लॉर्ड मायो के रहते हुए भारत में पहली बार पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना के प्रयास हुए थे, जो पूरे देश में एक तरीके से नहीं चलाया गया था। साइमल्टेनियसली पूरे भारत में वो लागू नहीं हो पाया था। तो पहला जो ऑफिशियल सेंसस है वो लॉर्ड रिपन के गवर्नर जनरल रहते हुए हुआ था या वॉइसरॉय रहते हुए, जो 1881 में कराया गया था। पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 के बाद से लगातार 10-10 साल पर हो रहा है। 2011 के बाद 21 में प्रपोज्ड था, लेकिन कोरोना जैसी समस्याओं के चलते वो डिलेड है, लेकिन वो अगले साल से शुरू होने वाला है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बहुत ही प्रसिद्ध एक बुक है। जॉन मेनार्ड कीन्स बहुत ही नामी इकोनॉमिक्स, इनके नाम पर कीन्सियंस मल्टीप्लायर जो हम लोग पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी थ्योरीज इन्होंने दी थी। 1936 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी।
तो इसका सही उत्तर है जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रबंधन का सार क्या है? ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक ऐसा फंक्शन जो अलग से तो एक फंक्शन नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के हर फंक्शन के अंदर वो मौजूद है, और वो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑपरेशन अलग होता है, एक दूसरे से सहयोग की भावना कोऑपरेशन है, लेकिन आपस में तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना, ये कोऑर्डिनेशन होता है, और यही प्रबंध का सार है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये स्टैटिस्टिक्स की एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बहुत सारे राइटर्स ने स्टैटिस्टिक्स की, मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें बुक्स का नाम, उससे रिलेटेड राइटर्स का नाम, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और बुक याद भी करनी पड़ेंगी। इसका सही उत्तर है बाउले। ये परिभाषा स्टैटिस्टिक्स की फेमस स्टैट्स के एक्सपर्ट बाउले ने दी थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हेडिंग और डेजिग्नेशन फॉर वर्टिकल कॉलम इन अ टेबल, जो आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन भी होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी होता है। जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसमें जो वर्टिकल कॉलम है, हेडिंग्स और डेजिग्नेशंस, उनका क्या नाम है? उसका सही उत्तर है कैप्शन। जो डेजिग्नेशन वर्टिकल कॉलम के ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं कैप्शन, और जो रो की हेडिंग होती है उसको स्टब्स बोलते हैं। रो की हेडिंग को स्टब्स बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम की जो हेडिंग होती है उसको कैप्शन बोलते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। टाइम सीरीज में जो ट्रेंड होता है, देखिए टाइम सीरीज में एक साल के अंदर के उतार चढ़ाव को सीजनल वेरिएशन बोलते हैं, और अधिक समय के उतार चढ़ाव को ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड को नापने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें मूविंग एवरेजेस भी हैं, 2 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, सेमी एवरेज भी है, फ्री हैंड से बनाया गया कर्व भी है। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये इरविंग फिशर ने इंडेक्स नंबर में दिया था। टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला होता है P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। जब हम बेस ईयर को इंटरचेंज कर देते हैं और इंडेक्स नंबर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आता है तो उसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। फिशर का ही फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों पर खरा उतरता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज द करेक्ट प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल? देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का क्या मतलब होता है पहले समझिए। जैसे ये x कोई सीरीज दी हुई है 5, 10, 15, 20, 25, और आपने इन सब में एक बराबर कोई नंबर घटा दिया या बढ़ा दिया। मान लेते हैं सब में 10-10 जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। आपको यह ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पर चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बराबर नंबर सब में जोड़ेंगे या घटाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। फिर बोला है उसके बाद चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। स्केल कैसे बदलती है? मान लेते हैं कि आपने 5, 10, 20, 25
को किसी एक समान नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या अभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ेगा। अगर आपने सारे नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 2 गुना हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मान लेते हैं वो 3 आ रहा है और आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सारे नंबरों में एक समान जोड़ दिया या एक समान नंबर घटा दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पहला आंसर सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसमें से किसको ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, जिसमें भी मीन आ गया वो आपको तुरंत हटा देना है। मीन कभी भी ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता। मीडियन को हम ओजाइड से कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ बना करके, और मोड को हम हिस्टोग्राम मेथड से निकाल सकते हैं। तो सही आंसर है मीडियन और मोड। मीन कभी भी ग्राफिकल तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकता। अगले प्रश्न पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, खनन, मछली पकड़ना, शिकार करना किस प्रकार के इंडस्ट्री में आते हैं, किस प्रकार की इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं? एक छोटा सा स्नैपशॉट देखिए। बिजनेस जो है, व्यापार, वो सबसे व्यापक है, बड़ा है। उसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों आता है। कॉमर्स में सर्विसेज आती हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टीचिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस। इंडस्ट्री 3 हिस्सों में बटी है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी। टर्शरी में सर्विसेज आती हैं, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। उसमें भी कई तरीके की इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव आता है, जिसको समझिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स से कुछ निकालना, माइंस में से खनिज निकालना, कोयला निकालना, ऑयल वेल में से ऑयल निकालना, जल में से मछली पकड़ना। ये सब जो है ये एक्सट्रैक्टिव की कैटेगरी में आता है। जेनेटिक में रिप्रोडक्शन होता है। मछली पकड़ना जो है वो जेनेटिक नहीं है, वो एक्सट्रैक्टिव है। मछली पालना जो है उसमें फिश रियरिंग हो रही है, उसमें हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, वो जेनेटिक में होता है। माइनिंग में हम माइन से खनिज निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हिस्सा है। और एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, ये दोनों प्राइमरी में आते हैं। असेंबलिंग और प्रोसेसिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री में जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव आता है। अगर पूछेगा मछली पालन तो वो जेनेटिक में आएगा, मछली पकड़ना एक्सट्रैक्टिव में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, किस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉट टू बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द एश्योर्ड? आमतौर पे एक इंडाउमेंट पॉलिसी होती है जिसमें जैसे आपने 10 साल के लिए ली तो या तो 10 साल बाद पैसा मिल जाएगा अगर आप जीवित हैं, और पहले मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की तो 10 साल से पहले मृत्यु के टाइम मिल जाएगा, वो एंडाउमेंट पॉलिसी होती है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक से ज्यादा जीवन पे एक साथ ली जाती है, पार्टनरशिप में ये बड़ा कॉमन है। एन्युटी पॉलिसी वो होती है जिसमें आमतौर पे आप एक साथ कुछ पैसे जमा कर देते हैं और धीरे धीरे हर साल आपको कुछ रिटर्न मिलता है। इसमें इमीडिएट एन्युटी भी होता है, आपने पैसा जमा किया, अगले साल से आपको कुछ रिटर्न मिलने लगा। डिफर्ड एन्युटी भी होता है, आपने पैसा जमा किया, कुछ सालों के बाद रिटर्न मिला। होल लाइफ पॉलिसी जो होती है जिसको आमतौर पे हम लोग टर्म लाइफ पॉलिसी भी बोलते हैं आज के समय में। इसमें अगर आपने 40 साल की उम्र में लिया, अगले 35 साल तक
यानी 75 साल तक आप कवर्ड है। तो 75 साल से पहले अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो पैसा आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं उस वेयरहाउस को क्या कहते हैं जिसको गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है इंपोर्टेड गुड्स को अपने पास स्टोर करने का, कि जब तक कोई कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं कर देता तब तक उसको गुड्स नहीं मिलेंगे। देखो, इनको बोलते हैं बॉन्डेड वेयरहाउस। ये गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट बॉन्ड के तहत बनाए जाते हैं, आमतौर पे एयरपोर्ट और सी पोर्ट के पास होते हैं। जब आपका गुड्स इंपोर्ट होके आता है और आप पूरा गुड्स एक साथ नहीं फिलहाल लेना चाहते या एक साथ भी लेना चाहते हैं, पहले वो इन वेयरहाउस में रखते हैं और आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करके एक बार में या धीरे धीरे अपने गुड्स को ले सकते हैं। इन वेयरहाउस का हमें चार्ज भी देना पड़ता है जो गुड्स की कीमत और क्वांटिटी के हिसाब से होता है। ऐसे वेयरहाउस को बोलते हैं बॉन्डेड वेयरहाउस। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट जो एक कंपनी इशू करती है शॉर्ट रन के लिए, पैसे उठाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब एक कॉरपोरेशन दूसरे कॉरपोरेशन से आपस में पैसे का लेन देन करता है, आमतौर पे शॉर्ट पीरियड के लिए। ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करता है। और इन दोनों में आपको चेक करना है, जो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं उनको कॉमर्शियल पेपर बोला जाता है, जो कंपनियां इशू करती हैं पैसे उठाने के लिए, आमतौर पे 1 साल तक के टेन्योर के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। हेनरी फेयोल के मुताबिक मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, आपने कॉमन फंक्शंस तो पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन ये पांचों फंक्शन हेनरी फेयोल के मुताबिक नहीं थे। हेनरी फेयोल ने जो फंक्शंस बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन फेमस मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिन्होंने 14 प्रिंसिपल सबसे पहली बार दिए थे, उनके द्वारा बताए गए ये 5 फंक्शंस हैं। आज ये है आज का आखिरी प्रश्न, 100वां प्रश्न। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बार ये बताया हुआ है, ये किस नाम से एसोसिएटेड है? एल्टन मायो, हेनरी फेयोल नहीं है, इसका सही आंसर है पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस, पूरे एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में क्रैक करने में बिल्कुल मदद करेंगे। लेक्चर्स को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बराबर इसी तरीके से मिलते रहेंगे वैल्यूएबल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।